सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। जैसे जैसे इलेक्शन डेट करीब आ रही है, सियासी जमातें मुतारिक हो रही हैं, नए नए इत्तेहाद बनते हुए देखे जा रहे हैं। सियासी जमातों में लोग शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ ने अभी 2 रोज़ा एक दौरा किया बलूचिस्तान का, और वहाँ पर बहुत सारी अहम शख्सियात ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार की है। और उसके जो चंद चीदा चीदा जो नाम है वो ज़रा आपकी नज़र कर देते हैं। जाम कमाल, मीर सलीम, नूर मोहम्मद, अब्दुर्रहमान खेतरान साहब, चंगेज़ मरी, और भी कई ऐसे नाम हैं। कोई 30 के करीब ऐसे लोग हैं जो कि बलूचिस्तान की सियासत में अपना बड़ा असर रसूख रखते हैं, जो अब नून लीग में शामिल हो चुके हैं। तो नून लीग बहुत तेज़ी के साथ इस वक्त सिंध के बाद अब बलूचिस्तान पहुंची है, और वहाँ पर भी उन्होंने इत्तेहाद और फिर लोगों को अपनी जानिब अपनी पार्टी में लेकर आने की कोशिश की। तो आने वाले दिनों में क्या सिंध में पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून और उनके साथ MQM और JUI मिलकर कोई नुकसान पहुंचाने की इस वक्त पोजीशन में है? और फिर बलूचिस्तान में क्या अब आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि मुस्लिम लीग नवाज़ की हिमायत याफ्ता हुकूमत सामने आएगी? और पंजाब में जो इस वक्त सूरत हाल है, वहाँ तो उनकी पोजीशन काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ज़ाहिर है उनके सामने उनकी जो अपोजिशन जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो इस वक्त ऑन ग्राउंड उस अपनी कुव्वत के साथ मौजूद नहीं है। IPP अभी एक नई जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन तक कितना वहाँ पर गेन कर लेगी, ये हमें देखना होगा, क्योंकि अभी तो वो ये कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड उनको नहीं मिल रही है। तो इस जो फील्ड अभी उनको अवेलेबल है, उस फील्ड में रहते हुए फिर वो किस हद तक बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो अब ये इस वक्त सारी सूरत हाल है, और इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते हैं। शर्मिला फारूकी साहबा पाकिस्तान की सीनियर रहनुमा में ज्वाइन कर चुकी हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, JUI के सीनियर रहनुमा हैं। और सीनियर तज्जियाकार शहजादा जुल्फ़िकार साहब भी मौजूद हैं, जो कि खासतौर पर बलूचिस्तान की इस वक्त पूरी सियासत पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, और विफाक में फिर आगे क्या मामला बनने जा रहे हैं उस पर भी इनसे थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। तो शर्मिला साहिबा, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब पहले सिंध से उन्होंने MQM को बुलाया, मुलाकात हुई, एक इत्तेहाद बना, फिर वो बलूचिस्तान गए, बड़ी तादाद में लोग उनकी पार्टी में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। आने वाले दिनों में कहीं पीपल्स पार्टी से भी तो कोई इत्तेहाद वो बनाने नहीं जा रहे? जिस रफ्तार से चल रहे हैं, जितनी तेज़ी के साथ वो सियासी जमातों से मुलाकातें कर रहे हैं, आप दोनों भी तो नहीं ऐसा होगा कि आने वाले दिनों में हम एक साथ बैठे हुए नजर आए? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, पीपल्स पार्टी इलेक्शंस में अपनी स्ट्रेंथ पे जाएगी। हमें लोगों के वोट पे एतबार है, लोगों की वफादारी पे एतबार है, और हमें अपनी जो कारकर्दगी है उस पे एतबार है। अच्छे बुरे वक्त में, चाहे सैलाब हो, चाहे जलजला हो, चाहे किसान की परेशानी हो, चाहे खवातीन के इश्यूज हो, पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम के साथ खड़ी रही है। हम समझते हैं कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि जब हम इलेक्शन के अंदर जाएंगे तो हम इन तमाम जमातों से ज्यादा वोट हासिल करेंगे। जहां तक दीगर जमातों का ताल्लुक है, उनके जो इत्तेहाद बन रहे हैं, अलायंसेस बन रहे हैं, ये अच्छी बात है। गुड लक टू देम, क्योंकि ये इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा है, हमें इससे कोई इशू नहीं है। अच्छा, लेकिन ये अब सिंध की हद तक आप लोगों को कोई थ्रेट या कोई चैलेंज नहीं महसूस हो रहा कि MQM और नून लीग मिल गई हैं? तो अरबन सिंह में जाहिर है कि MQM की एक से है, वहाँ पर अंदरून सिंध में JUI भी इनके साथ ही मौजूद है। तो ये एक फोर्स के तौर पर आप लोगों को वहाँ चैलेंज दे सकते हैं? देखिए जी, MQM का इत्तेहाद करना नून लीग से थोड़ी सी ताज्जुब की बात इसलिए रही हमारे लिए, क्योंकि MQM हमेशा ऑन इट्स ओन इलेक्शन में जाता था, और PMLN के पूरे सिंध में कोई खातिर ख्वाह वोट्स नहीं है जिनसे MQM को कोई फायदा पहुंच सके। हाँ, फायदा ये जरूर हो सकता है कि अगर अगली हुकूमत PMLN की बनती है, जो वो समझते हैं कि बनती है, इसीलिए शायद उन्होंने इत्तेहाद भी किया है, तो शायद वफाक के अंदर उनकी वजारतों में शराकत दारी हो जाए। PMLN के लिए एक फेस सेविंग का तरीका है कि जी, वैसे तो उनका यहाँ पर कोई टिकट लेने को तैयार नहीं हो, क्योंकि वोट ही नहीं है, तो हारने के लिए तो कोई इलेक्शन नहीं लड़ता। तो उनकी यहाँ फेस सेविंग हो जाएगी कि जी वो MQM के साथ इलेक्शन लड़ें। अच्छा, जहां तक इनका इत्तेहाद का ताल्लुक है, वी डोंट हैव एन इशू विद दैट। अच्छा। क्योंकि MQM कभी हमारे साथ इत्तेहाद करती है, कभी PMLN के साथ, कभी PTI के साथ। उनका जहां दिल चाहता है, जहां वो समझते हैं कि उनको ज्यादा फायदा पहुंचेगा, वहां वो इत्तेहाद करते हैं, तो अच्छी बात है।
उन्होंने इत्तेहाद किया, और गुड लक टू देम टू। तो शिमली साहब, आप कह रही हैं कि नून लीग का वोट ज़ाहिर है सिंध में और खासतौर पर कराची में नहीं है, तो पिछले इलेक्शन 2018 में शहबाज शरीफ साहब जब लड़े, जो फैसल वाडा साहब जीते, तो वहाँ चंद सौ, कोई 800-900 वोटों का फर्क था जो शहबाज शरीफ को शिकस्त हुई। अच्छे खासे उन्होंने वोट वहाँ कराची के इलाके बल्दिया से हासिल किए थे। तो वो अगर चंद सौ वोट आप समझें MQM वाले इधर आ जाएं या इधर वाले MQM को चले जाएं, तो वो सीट तो फिर ना PTI जीत सकती थी, ना पीपल्स पार्टी जीत सकती थी। ऐसी सीटों पर तो फिर ये इत्तेहाद बना के कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अरबाब साहब, एक सीट की बात कर रहे हैं, पूरे कराची में आप एक सीट की बात कर रहे हैं। मैं ये तो कह रही हूँ वो खातिर खा वोट्स नहीं है। चले एक सीट के अगर 600-700 वोट्स MQM की तरफ चले जाएंगे तो किसको क्या फायदा पहुंचेगा? बाकी तो कोई है ही नहीं ना उनका टिकट लेने के लिए। चाहे मेरे ख्याल है 4-5 लोग होंगे जो टिकट लेंगे कराची के अलावा। बाकी सिंध के अंदर तो देखा ही नहीं मैंने। पिछली असेंबली जो हमारी गुजरी है 18 से 23 तक, उसमें एक भी प्रोविंशियल असेंबली का MPA नहीं था इनका PMLN का, और वफाक में भी कोई MNA नहीं था। ठीक है, तो कामरान जी कामरान मुर्तज़ा साहब, ये जो एक्टिविटी इस वक्त चल रही है, इत्तेहाद बनना, पार्टीज में जम होना, शामिल होना, तो ये एक्टिविटी तो आमतौर पर इलेक्शन के बाद होती है कि जब हुकूमत साजी का मरहला आता है कि किस सियासी जमात को मिलाना है, किस आज़ाद उम्मीदवार को अपने साथ शामिल करना है। इस बार ये सब इलेक्शन से पहले हो रहा है, तो आपको कुछ हैरत हो रही है या एक्सपेक्टेड है या ये किसी प्लानिंग के तहत हो रहा है? बलूचिस्तान में आमतौर पे पहले होता है और उससे आप अंदाजा लगाते हैं। अंदाजा गलत भी हो सकता है, मगर अंदाजा लगाते हैं कि किस पार्टी की गवर्नमेंट बनने जा रही है। ये साहब की आवाज नहीं आ रही, माइक आप अनम्यूट कर लीजिएगा काइंडली। आवाज आ रही है अब? जी अब आ रही, अब आप शुरू कीजिएगा। ये ऐसे दोस्त हैं कि जो इलेक्शन है ना, वो अपनी पोजीशन ले लेते हैं, और वो जो पोजीशन जो है उस तरह से लेते हैं कि जिस पार्टी की गवर्नमेंट बने। तो इस बहुत सारे हैं, मगर अच्छा कमल साहब, अनफॉर्चुनेटली आपकी आवाज़ नहीं सही आ रही। आपके कनेक्शन को हम जरा दोबारा से कनेक्ट करते हैं ताकि ये जो आवाज़ की खराबी दूर हो सके। इस दौरान जरा शहजादा जुल्फ़िकार साहब की तरफ मैं जाता हूं ताकि आपकी आवाज़, आपका मौक़िफ़ पब्लिक तक जा सके, आवाम सुन सके। शहजादा जुल्फ़िकार साहब, ये जो अभी ये 30 के करीब ये अहम लोग शामिल हुए हैं, ज़ाहिर इनकी अपने अपने इलाकों में फॉलोइंग होती है, फिर ये कुछ बड़ी सियासी जमातों से भी ताल्लुक़ रखते हैं। अब इसमें इनका अपना इस वक्त आपको ज़्यादा फ़ायदा नज़र आ रहा है, ये नून लीग को फ़ायदा हुआ है? बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल इससे आने वाले दिनों में कुछ तब्दील होती हुई आपकी नज़र में नज़र आ रही है? थैंक यू जी। मेरे ख्याल में दोनों को फायदा हो रहा है। उनको फायदा ये हो रहा है कि वो दोबारा इलेक्टेबल्स जो हैं दोबारा आएंगे। नून लीग को ये फायदा है कि नून लीग ने अपना टैग उन पर लगा दिया है PMLN का, और वो आ रहे हैं एक दूसरे के इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करना, एक दूसरे के इंटरेस्ट को सर्व करना, वो दोनों के लिए फायदा है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई अपना फायदा देखे। मियां नवाज शरीफ साहब को ये फायदा नजर आ रहा था, इसीलिए वो खुद आए हैं। पूरा दिन गुजारा उन्होंने, नाइट स्टे किया, अगले दिन जो है एक चंद घंटे भी गुजारे, और उसके बाद 12-12:30 मिड नून में जो है वो वापस चले गए। तो ये उनको फायदा था। हालांकि इससे पहले हमें ये लगा कि वो उनकी पार्टी ने बताया कि 3 घंटे के लिए वो आ रहे हैं, लेकिन वो आए, अपने पार्टी के वर्कर से भी मिले, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मिले। यानी आप देखें कि उन्होंने दावत भी दी अवामी नेशनल पार्टी को, उन्होंने दावत दी BNP मैंगल को, वो नहीं आ सके। नेशनल पार्टी उनके साथ आई, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी आई, JUI आई, जमीयत अहले हदीस वो उनके साथ, बाप पार्टी, सबके साथ उन्होंने वो किया, और सबको साथ उन्होंने कहा लेके हमने चलना है और सबको ये करना है। मकसद कहने का ये है कि दोनों ने एक दूसरे के इंटरेस्ट को सर्व किया, दोनों को अपना अपना फायदा है, और उसमें उस फायदे में मेरे ख्याल में कि मेरे एतबार से वो सक्सेसफुल इस तरह रहा कि अब वो क्लेम कर सकते हैं, और इलेक्शन जब होंगे तो ये इलेक्टेबल्स का एक अंदाजा है। मैं नहीं, मुख्तलिफ तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि 15+ सीटें उनकी आएंगी। जब 15+ सीटें अगर जिस बलूचिस्तान में अगर आ जाती हैं तो 18-19 आ जाती हैं, कुछ इंडिपेंडेंट शामिल हो जाते हैं, वो इस पोजीशन में होते हैं कि उस कोलिशन को लीड कर सकते। जी सही। तो ये कामरान साहब, ये अब आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है, तो अब आप बताइएगा ज़रा कि ये इलेक्शन के बाद वाली एक्टिविटी इलेक्शन से पहले होने की वजह क्या है? क्या इसके पीछे कोई प्लानिंग है, कोई हिकमत अमली है, हुकूमत बनाना ही मकसद है?
हमारे यहाँ इलेक्शन से पहले एक्टिविटी शुरू हो जाती है और उससे जो है ना वो आप अंदाजा लगाते हैं कि हुकूमत किसकी बनने जा रही है। तो यकीनन ये जो दोस्त शामिल हुए हैं नून में, उनकी अपनी एक सोच के मुताबिक हुकूमत जो है वो समझ रहे होंगे कि नून की बनने जा रही है, तो उन्होंने अपने मफाद में दुरुस्त जाना होगा कि ये उसमें शामिल हो जाए बिफोर टाइम, क्योंकि बाद में शामिल होना शायद उसमें आप जीत के आते हैं, क्योंकि हारा हुआ आदमी अगर कोई आएगा तो उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। तो जीतने के लिए जो वोट बैंक रिक्वायर्ड होगा, एक तो अपना वोट बैंक उनका होगा, दूसरा नून का अगर कोई थोड़ा बहुत वहां पे अगर कोई वोट बैंक होगा उसका भी वो बेनिफिट लेना चाहेंगे। तो इसलिए कुछ दोस्त उधर चले गए, मगर एट द सेम टाइम मैंने कुछ नाम देखे हैं वो भी इलेक्टेबल्स हैं और वो पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रही है, उनके साथ एक ग्रुप चला गया, एक ग्रुप जो पीपल्स पार्टी की तरफ जा रही है, और तीसरा जो एक ताकत हो, तो तीन तरह की वो ताकतें जो है ना वो एक वक्त में मौजूद होंगी। ये फिर इलेक्शन के ये भी मुमकिन है कि वो सब इकट्ठे, मगर जो है ना वो अपना वो मामला तय कर रहे हैं। ठीक है, तो कामरान साहब, जेयूआई कहाँ किस किस सूबे में किस किस इत्तेहाद में जा रही है? अंदरूनी सिंध तो हमें पता है वो नून लीग और एमक्यूएम के साथ आपका एक इत्तेहाद है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ है। केपी में क्या या पंजाब में भी इन्हीं जमातों के साथ इत्तेहाद करना है आपको? नहीं, ये देखिए सिंध में वो मशहूर, हमारी तरफ से कोई ऐलान नहीं हुआ। हमारे दोस्तों को बुलवाया होगा, गए भी होंगे, उनके साथ मिले भी होंगे, मगर आप देख लीजिए कि मौलाना की लेवल पे कोई ऐसा कोई ऐलान नहीं आया कि जिसमें इलेक्शन मिल के लड़ने या कोई किसी फॉर्मेशन बनाने का कोई जिक्र हो। तो जब तक मौलाना खुद नहीं कह देते या पार्टी का कोई अदारा नहीं कह देता या जनरल सेक्रेटरी साहब का बयान नहीं आ जाता पार्टी के, उस वक्त तक ये बात जो है ना इसको कोई ऐसे फाइनल ना समझा जाए, ना बलूचिस्तान की हद तक, ना सिंध की हद तक, ना कहीं और की हद तक। हाँ, उस मामला बहुत सारे तय करने होते हैं। सबसे पहले पार्टी अपने नजरियात देखती हैं और उसके बाद फिर दूसरी जो कंसिडरेशन होती है वो मफाद की होती है कि वो आपका मफाद क्या है या आपके साथ जो दूसरी पार्टी चल रही है उसका मफाद क्या है। फिर इसको देख के फिर आगे जो है ना फॉर्मेशन बनती है। तो अभी तक सब कुछ ओपन है। तो लेकिन कामरान साहब, चलें, अनाउंस अभी तक आप लोगों की तरफ से कोई ये अलायंस नहीं है, लेकिन ये एक अनअनाउंस्ड, एक अनऑफिशियल सी खामोश सी हिमायत तो इन्हीं जमातों के साथ है ना। ज़ाहिर सिंध में आपका मुकाबला पीपल्स पार्टी के खिलाफ है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको नून लीग या एमक्यूएम के साथ मिलना पड़ेगा, तो आप टफ टाइम देने की पोजीशन में आएंगे। इंडिविजुअल तो आप अंदरूनी सिंध शायद बहुत मुश्किलात हो आपके लिए, ऑलमोस्ट नामुमकिन हो। देखिए, आप सिंध में ये कह सकते हैं कि इस वक्त जेयूआई दूसरे नंबर पे शायद आने वाली पार्टी हो सकती है। आप उसकी ताकत का वहां अंदाजा करिए। सबसे बड़े जलसे अगर किसी पार्टी के वहां पे हुए हैं तो वो सिर्फ जेयूआई है। वो गेन कर रही है वहां पे, मगर अब उसमें दो बातें हो सकती हैं। या तो ये कि दो ताकतवर पार्टियां भी मिलकर चल सकती हैं, इकट्ठी मिलकर चल सकती हैं अगर दोनों अपने अंदर गुंजाइश पैदा करें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फिर छोटी पार्टियां जो है ना वो सारी मिलके भी इकट्ठी चल सकती हैं। मगर ये बात तय है कि वहां पे कि अगर पीपल्स पार्टी के बाद कोई ताकत मौजूद है तो वो सिर्फ जेयूआई है। सही। तो शर्मिला साहबा, ज़ाहिर अंदरूनी सिंध तो आपको किसी अलायंस की ज़रूरत शायद ना पड़े, चूँकि एक रिवायत है, एक माजी नज़र आ रहा है कि वहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से जीतती आई है। ये तीसरा टेन्योर कंटिन्यूसली आप लोगों का अभी सूबाई हुकूमत का भी ख़त्म हुआ है। लेकिन जब बात पंजाब की आएगी या केपी की आएगी या बलूचिस्तान की आएगी, तो वहाँ पर क्या एज इंडिविजुअल पार्टी आप लोग के लिए जाना फेवरेबल होगा नून लीग के खिलाफ या वहाँ की दूसरी मकामी जमातों के खिलाफ, या फिर आगे चलकर कोई ना कोई इत्तेहाद तो करना ही पड़ेगा? खासतौर पर पंजाब में क्या स्ट्रेटेजी होगी आपकी? ज़ाहिर है अगर विफाक में हुकूमत बनानी है, बिलावल साहब को बनाना है पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, तो उसके लिए फिर आपको पंजाब से सीटें भी जीतनी पड़ेंगी। ये वो बैठेगी और फैसला करेगी। अभी तक तो यही इरादा है कि हम अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर जाएंगे। अगर हमें कहीं पर कोई किसी किस्म की कोई सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ी तो वो फिर देखा जाएगा। लेकिन अगेन ये डिसीजन होगा एट द हाईएस्ट लेवल, और इसके लिए आपको पार्टी में मशावरत होगी कि किन सीटों के ऊपर काम करना है, किन के ऊपर नहीं करना है, साउथ पंजाब में कैसे जाना है, सेंट्रल में कैसे जाना है। सो अभी हमारा क्वेटा के अंदर जलसा है 30 नवंबर को। उसके बाद सीसी की जब मीटिंग होगी तो उसके बाद काफ़ी सारे फैसले सामने आएंगे। सही। अच्छा, जाहिर है वहाँ बलूचिस्तान में तो बहुत बड़ी तादाद में लोग चले गए नून लीग में,
पंजाब में अगर मुकाबला करना है मुस्लिम लीग नवाज का, तो IPP, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये दो चॉइसेस आपके सामने हो सकती हैं अगर कहीं कोई इत्तेहाद की तरफ जाना है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस वक्त वो जमात है जो कह रही है हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, आपकी जमात भी इस वक्त यही बात कर रही है, यही तहफ़्फ़ुज़ात रख रही है सामने। तो ये दोनों जमातों के मुतालबात तो बड़े मिलते जुलते हैं, नौयत गो के इस वक्त मुख्तलिफ है हालात की, लेकिन वो उनका भी यही मुतालबा है, आपका भी यही मुतालबा है। तो आगे जाकर मुतालबात की बुनियाद पर कहीं कोई एक हो सकती है दोनों जमातें? देखिए जी, ये इस वक्त तो ऐसा कोई इरादा मुझे नजर नहीं आ रहा, ना किसी किस्म का कोई दूर से भी जरा सा कोई 1% भी चांस नजर नहीं आ रहा एज ऑफ नाउ, स्पेशली विद PTI। आगे जाके क्या होता है इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद, कौन किसके साथ इत्तेहाद बनाता है, कोलिशन करता है, ये बात की बात है। इवन PMLN जो अभी एक तासुर आ रहा है और जो दिया जा रहा है और जो हमें नजर आ रहा है कि उनको भी कोई 2/3 मेजोरिटी नहीं मिलने वाली। अगर उनको ये उम्मीद होती और ये कॉन्फिडेंस होता तो वो सिंध में MQM के साथ इत्तेहाद ना करते, बलूचिस्तान में जाके इतनी सारी शमूलियतें ना करते, वो अपनी स्ट्रेंथ पे जाते। लेकिन ये यहाँ पर भी आपने देखा कि बलूचिस्तान और सिंध दोनों जगह ही था। अगर किसी को एतमाद होता है तो फिर वो अपनी स्ट्रेंथ पे जाता है, जहां कहीं वीकनेस नजर आती फिर वो छोटी छोटी जमातों से फिर वो हेल्प लेता है, जो हमें PMLN की जान नजर आ रहा है। सो आगे जाके भी मैं समझती हूँ कि जो भी बनाएगा वो एक कोलिशन गवर्नमेंट ही बनेगी। 2/3 मेजोरिटी आई डोंट थिंक के पाकिस्तान में ऐसे हालात हैं जो किसी को मिले। तो इसका मतलब शर्मिला साहब, वक्त से पहले नून लीग ने ग्राउंड रियलिटी को शायद समझ लिया कि 2/3 मेजोरिटी नहीं मिलनी तो छोटी जमातों की जरूरत पड़नी है, तो पहले इत्तेहाद बना लिया जाए। अब ये वक्त से पहले तैयारी कर रहे हैं ताकि आगे उन्हें मुश्किलात ना हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन कहीं ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो गई है कि पब्लिक पर बहुत ज़्यादा आप लोग का इंसार है कि हम जाएंगे, पब्लिक हमें ही वोट देगी चाहे वो मुल्क का कोई भी हिस्सा हो, और यहाँ दूसरी तरफ इतनी सारी सियासी जमातें मिलकर हुकूमत बना रही हों और फिर आपको अपोजिशन में बैठना पड़ रहा हो? देखिए जी, इंशाल्लाह ताला हम हुकूमत बनाएंगे और हमें अपनी स्ट्रेंथ पे, हमें अपनी जो एक ग्राउंड रियलिटी है जिसमें हमारे वोटर्स इंटैक्ट हैं, उस पर बड़ा कॉन्फिडेंस है, बड़ा एतबार है। लेकिन हम ये ज़रूर समझते हैं कि जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं उसमें कोई भी एक जमात अकेले काम नहीं कर सकती है। और हम ये अभी से नहीं कह रहे, हम ये काफ़ी अरसे से कह रहे हैं कि तमाम जमातों को मिलके काम करना पड़ेगा। ये वक्त के जो तकाजा यही है, क्योंकि देखिए अगर इस मुल्क के अंदर आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है और मईशत का पहिया चलाना है, तो ये आपस की रंजिशें, ये चिपकलिश, ये पॉलिटिकल बिकरिंग, इसको खत्म करना पड़ेगा। मुल्क जो है अब इस बात का तकाजा नहीं कर पा रहा कि हम आपस में लड़ते रहें और मईशत का पहिया रुक जाए, सियासी गैर इस्तेकामी आए और फिर इन्वेस्टमेंट रुक जाए, नौकरियां ना हो, महंगाई हो, गुर्बत बढ़े। ये मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं रहा। और ये सब समझते हैं। मियां साहब भी जब वापस आए तो उन्होंने कहा कि मैं सबके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। क्यों? बिकॉज यू कैन सी द रियलिटी, द राइटिंग इज ऑन द वॉल। ये वो वक्त नहीं रहा कि कोई भी जमात क्लेम कर सकती है कि जी हम ओवरवेलमिंग 2/3 मेजोरिटी लेकर आएंगे। एक तो पोलराइजेशन बहुत है पाकिस्तान के अंदर, हर जमात के फॉलोअर्स और वोटर्स हैं, सो हर जमात कहीं ना कहीं वोट और सीटें ले जाएगी। सही। तो शहजादा जुल्फ़िकार साहब, ये जो इस वक्त नून लीग की पॉलिसी है, मियां साहब ने कहा कि मैं ज़ाहिर है सबके साथ मिलकर काम करूंगा, सबको लेकर चलूंगा, तो वो हम इलेक्शन से पहले भी देख रहे हैं कि वो ये मुलाकातों का सिलसिला उन्होंने शुरू कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी कैपेसिटी पर, अपनी स्ट्रेंथ पर इस वक्त जाना चाह रही है इलेक्शन में, ये आपको एक बेहतर स्ट्रैटेजी उनकी लग रही है, या फिर नून लीग इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहुत मुतारिक और फाल नज़र आ रही है बलूचिस्तान में भी, और ज़रा सेंटर की भी सिचुएशन पर थोड़ी रोशनी डालिएगा आप ज़रा। देखिए, मेरे नजदीक पीपल्स पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी होगी और अभी तक वो ये कि हम अपनी स्ट्रेंथ पे जाएंगे। सिंध की हद तक तो बहुत हद तक बेहतर है, लेकिन जो अर्बन एरियाज हैं सिंध के, उसमें जरा उनको मुश्किलात भी होंगी। और बलूचिस्तान में अगर वो किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करते हैं उनकी मुश्किलात, खैबर पख्तूनख्वा में वो इत्तेहाद नहीं करते हैं उनके लिए मुश्किलात, अगर वो उन्होंने तैयार किया हुआ है कि पंजाब में भी वो इलेक्शन लड़ेंगे, साउथ पंजाब में या सेंट्रल पंजाब में,
तो वहां भी कहीं ना कहीं ये उसका हिस्सा है, डेमोक्रेसी का हिस्सा है। जब आप इलेक्शन में जाते हैं, लाइक माइंडेड हो या कभी आप तल्ख के साथ आपके ताल्लुकात भी हों, लेकिन इलेक्शन के मौके पर आप कहते हैं कि दूसरा तीसरा बंदा फरीक फायदा ना उठाए, आओ हम मिल के बैठ के वो कर सकते हैं। एजेंडा उनका ये क्या है कि मुल्क में हमने डेमोक्रेसी को फरोग देना है, गवर्नमेंट हमने बनानी है, मईशत को बेहतर करना है। तो मेरे ख्याल में मुझे ऐसा नहीं लगता ये फर्जी तौर पर, बल्कि मैं शायद कोई बहुत ज्यादा होपफुल या बहुत आप कह लें कि मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ। लगता मुझे ये है कि इलेक्शन के बाद भी जब गवर्नमेंट साजी होगी वफाक में या बलूचिस्तान में, तो यही मुस्लिम लीग नून होगी, यही पीपल्स पार्टी होंगे, इकट्ठे होंगे। और ये बहुत से तजियाकार जो एनालिस्ट हैं उनका ये ख्याल है। तो ये फर्जी तौर पर होता है। अच्छा। एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक पीपल्स पार्टी की एक्सपेक्टेशंस ये थी कि ये सारे इलेक्टेबल्स उनके तरफ आ रहे थे, रोक दिया गया। उनमें से 3 चले गए थे, उनमें एक सलीम कोसर साहब इस्तीफा देके वापस मुड़ गए और शायद वो 2 रह गए हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन होती है और उनका नेचुरल ये रिएक्शन है कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है, ये तो सारे हमें कमिट कर चुके थे। ठीक है, चलें शहजाद साहब, ये जरा इस नुक्ते पर गुफ्तगू का सिलसिला आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो ये जो नुक्ता शहजाद जुल्फ़िकार साहब ने उठाया, कामरान साहब के सामने भी रखते हैं, उनसे भी जानते हैं और शर्मिला साहिबा से भी जानेंगे कि फिर क्या वाकई आगे ये तमाम सियासी जमातें हुकूमत में ही बैठी नजर आएंगी और इलेक्शन के बाद एक साथ एक ही मेज़ पर होंगी, या फिर ये जो इस वक्त एक डिमांड है लेवल प्लेइंग फील्ड की वो नहीं मिलती तो फिर ये मुतालबा जोर पकड़ेगा और इलेक्शन के नताइज मुतनाज़ भी हो सकते हैं। एक ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों ही इस मौजूदा दौर और इन हालात में ये मुतालबा कर रही हैं, तहफ़्फ़ुज़ात भी उनके हैं कि इस वक्त उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड दस्तियाब नहीं है और इलेक्शन में अब वक्त कम रह गया है और उनका ये मुतालबा और ये डिमांड अगर इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत नहीं कंसीडर करती या इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर नहीं किया जाता तो फिर आने वाले दिनों में इलेक्शन के नताइज किस हद तक मुतनाज़ हो सकते हैं, क्या सूरत हाल आगे बन सकती है, इसी पर इस सेगमेंट में गुफ्तगू करते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, ज़ाहिर है ये 2 सियासी जमातें इस वक्त ये एक एतराज़ उठा रही हैं। JUI को एज जमात इस वक्त जो ये पूरी सूरत हाल है लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, आप लोगों को कहीं कोई एतराज़ नहीं है या हालात किसी के लिए बेहतर किसी के लिए बदतर दिखाई नहीं दे रहे, सब कुछ सेट चल रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, निगरान हुकूमत की तरफ से? मेरा ख्याल है कि हमारे लिए हालात इन दोनों जमातों से ज़्यादा सख्त हैं। आपने देखा कि हमारे लोग मुसलसल शहीद किए जा रहे हैं, उन पे हमले हो रहे हैं। किसी और पार्टी पे अल्लाह ना करे कि उन पे भी किसी दोस्त पे हमला हो, मगर किसी और पार्टी के किसी दोस्त पे हमला हुआ या उनकी जलसों में इस तरह से उनको किसी को टारगेट करके खुदकुश किए गए हैं या किसी खास शख्सियत को निशाना बनाया गया। तो अगर ये निशाना बनाया जा रहा है तो इस वक्त सिर्फ JUI के लोगों को बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो है वो मौलाना की जो है वो नकल जिस वक्त वो मूव करना चाहते हैं वो उस वक्त जो है ना वो साथ ही जो है वो थ्रेट अलर्ट की जो है ना वो जारी कर देते हैं, साथ ही वो राब्ता कर लेते हैं आपकी के लोग या मिनिस्टर्स के, जी आप मूव ना करें, आप फला जगह पे ना जाएं, आप फला जगह पे ना जाएं। फिर अगर चले जाते हैं तो फिर रिस्ट्रिक्शंस को जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं, मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो ये सारा कुछ हमारे साथ दूसरों से ज्यादा हो रहा है। हमारे 84 लोग एक जगह पे शहीद हुए और मेरे ख्याल से 1 साल में 2 दर्जन से ज्यादा उलमा शहीद हुए हैं। अब्दुल्ला पे हमला हुआ है, सरदार अकबर पे हमला हुआ है। तो ये सारा कुछ उसके साथ, सरदार अकबर के साथ 2-4 लोग मरे भी हैं। तो ये तो किसी और के साथ ये मुश्किलात नहीं है, ये तो सिर्फ ये हमारे साथ हैं। तो इसके बावजूद अब पेशावर गए मौलाना, पेशावर की कॉन्फ्रेंस में मौलाना को कन्वे किया गया, हाई लेवल पे कन्वे किया गया कि आप ना जाइए और आप मूव ना करिए। फिर भी वो गए, फिर उसके बाद उनकी नक्लो हरकत को वो महदूद किया गया। कोयटा गए, इसी तरह से उनको कहा गया कि पहले तो अपना जाएं, फिर उसके बाद जब चले गए तो फिर तमाम मूवमेंट जो है ना उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किए हैं, कहा है कि आप इधर नहीं जा सकते, आप इधर नहीं जा सकते। तो आगे इलेक्शन का माहौल हमारे लिए बनने नहीं दिया जा रहा। ये हमारा अपना गिला है और दूसरों से ज्यादा बड़ा गिला। मगर एक बात और जो मैं करना चाहूंगा, ये फिर गिला आपका किससे, और फिर ये आप बिल्कुल अपनी बात भी कीजिएगा, सवाल बस ऐड कर लें कि फिर ये आप पीपल्स पार्टी या PTI के हम आवाज क्यों नहीं है इस मामले पर कि हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड पर, जब वो लोग ये बात करते हैं तो आप उनकी आवाज में आवाज क्यों नहीं मिलाते हैं? फिर
मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा हम इस पे चला रहे हैं कि जनाब इसमें तो दूसरों के साथ तो खुदा न खास्ता ऐसी कोई हरकत नहीं हुई है, जो हमारे साथ जो हरकतें हो रही हैं हमारी मतलब सेकंड टियर की क़यादत के ऊपर तो मुसलसल हमले जारी हैं। तो पहली टियर तो वो अगर बची हुई है तो वो अल्लाह की मेहरबानी है, या फिर वो सिक्योरिटी के निज़ाम इतना जो है ना हमारा अपना इंटरनल इतना सख्त होता है कि उसमें जो है ना हम बच बचा के चल रहे होते हैं। अदरवाइज हमारे साथ तो किसी ने लिहाज नहीं किया, किसी और का गिला शिकवा नहीं आया। हम मुसलसल ये कह रहे हैं कि हमारे साथ मौलाना ने खुद कहा है, मैं कह रहा हूँ और दोस्त कह रहे हैं, तो सारे ये बात कह रहे हैं। मौलाना पे पहले कई खुदकश हमले हो चुके हैं, इसके बाद अब ये देख लीजिए कि मतलब किसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आए हैं। दूसरी पार्टियों पे ये प्रॉब्लम तो नहीं है, उनको जान का खतरा तो नहीं है, कैंपेन के लिए निकलते हैं तो साथ ही जान का खतरे का जो है ना थर्ड अलर्ट का लेटर हमारे साथ जो है ना पीछे आ जाता है, या इंटीरियर मिनिस्टर जो है ना वो पीछे आ जाता है कि जी आपने मूव नहीं करना, तो फिर बाकी क्या रह जाएगा, फिर कैंपेन किस तरह से करेंगे। तो हमने ये सारा कुछ हम फेस कर रहे हैं और दूसरों से ज्यादा फेस कर रहे हैं। 2/3 की बात कर रही थी शैला, तो 2/3 तो किसी आएगी मेरा ख्याल है सिंपल शर्मिला साहब। हाँ शर्मिला, तो मैंने तो वो जो है वो 2/3 की बात नहीं, मुमकिन ही नहीं है कि किसी का 2/3 आए, बल्कि मैं तो ये भी डाउट करता हूँ कि किसी की सिंपल मेजॉरिटी भी किसी की नहीं आएगी। अगली हुकूमत जो बज़ाहिर नजर आ रही है एज ए पॉलिटिकल वर्कर जो मैं देख रहा हूँ, एक ये मिक्स गवर्नमेंट होगी, और मिक्स गवर्नमेंट आप इसको समझ लीजिए कि इस तरह की गवर्नमेंट होगी जैसे कौमी हुकूमत हुआ करती है, इस तरह की हुकूमत होगी। इसमें बहुत सारी पार्टियों की शायद से अभी 11, 12, 13 पार्टियों की हुकूमत थी, मुमकिन है कि उसी तरह से कोई इससे मिलती जुलती कोई निज़ाम हो। तो ये बात मुझे तो नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी में जो दोस्त जा रहे हैं वो भी इसी तरह से इन्फ्लुएंशियल हैं, जो नाम आ रहे हैं, जो इनका जो आगे जा रहा है मैंने देखे हैं, उनके नाम बलूचिस्तान में देखे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक दूसरे के ऊपर गोलाबारी जारी है वो भी जारी रहेगी, मगर दोनों तरफ जो है ना वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है दोनों बड़ी पार्टियों को मिला हुआ है। अगर नहीं मिला हुआ तो वो JUI को नहीं मिला हुआ कि उसके साथ जो खतरात अटैच कर दिए गए हैं, किसने अटैच किए हैं ये एक अलग से सवालिया निशान है, मगर जो है ना वो जान के खतरात जो मुंसलिक हमारे साथ, वो उसमें अल्लाह रहम करे, दूसरों को ये अल्लाह करे कि ये दिन ना देखना हो। सही। तो अब शर्मिला साहब, अब JUI के जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो हालात हैं, वो कमरान साहब ने बयान किए, आपकी जमात को भी लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इसी नौइयत के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि उनके लिए हालात थोड़े मुख्तलिफ हैं। तो अब ये इन हालात में ये 2 माह गुजर जाएंगे, इलेक्शन कमीशन ने और बाकी ज़िम्मेदारान ने अगर इसको नहीं सीरियस लिया, तो फिर इलेक्शन डे पर और उसके बाद जब नताइज सामने आएंगे, फिर कौन सी जमात उनको तस्लीम करेगी, कौन सी जमात एतराज़ करेगी? ज़ाहिर है फिर हारने वाला ये कहेगा कि हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, दूसरी जमातों को फैसिलिटेट किया जा रहा था। अरबाब साहब, क्या आप दिल पे हाथ रख के ये कह सकते हैं कि तमाम जमातों को इस वक्त जो इलेक्शन में जा रही हैं सबको लेवल पे साहिबा, ज़रा आपकी तरफ मैं वापस आता हूँ, आपकी आवाज़ ड्रॉप हो गई है, तो ये आप अपना जवाब दोबारा ज़रा दोहराइएगा, तो फिर हम इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। शहजादा साहब, ये इस वक्त जो हालात हैं, ज़ाहिर JUI के लिए वाकई बड़े सख्त हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तहरीक इंसाफ की अपनी एक सिचुएशन है। इन हालात में आगे इलेक्शन होंगे, नताइज को कौन तस्लीम करेगा, कौन नहीं करेगा? एक और मुतनाज़ इलेक्शन आप देख रहे हैं, इसका मतलब 8 फरवरी को? देखिए, मेरे नज़दीक बिल्कुल ये कोई भी मुतालबा करे कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है सबको प्रोवाइड करना चाहिए, साफ, शफाफ, ट्रांसपेरेंट, इम्पार्शल वे में इलेक्शन होने चाहिए। सबको मौका दिया जाना चाहिए कि वो आए, इलेक्शन में हिस्सा लें, और हार जीत होती रहती है। लेकिन एक बात बहुत आप हमारे हिस्ट्री में अगर आप देख लें, जो लोग इलेक्शन में जीते हैं वो कहते हैं कितने जबरदस्त इलेक्शन हुए, ट्रांसपेरेंट हुए, बेहतर हुए। जो इलेक्शन में नहीं जीते हैं वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा वो हुए। ये हमारे उसमें 2008, 2013, 2002, उससे 97, उसके बाद 93, उसके बाद 90, 88, 85 में तो खैर नॉन बेस्ड वो हुए, या 77 के इलेक्शन जो थे, PNA की तहरीक आप देखें ना क्या उसका हुआ। कहने का मकसद ये है कि ये सबको खुले दिल से तस्लीम भी करना चाहिए कि इलेक्शन वो, लेकिन उनके जायज मुतालबात हैं
बजाय इसके कि आप उसको कंट्रोवर्शियल बना दें और लोग तस्लीम ना करें या मेजॉरिटी पार्टियां उसको तस्लीम ना करें उस रिजल्ट्स को, वो भी ठीक नहीं है मेरे ख्याल में। ये केयर टेकर जो हुकूमत है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जुडिशरी है, इन सबको मिलके जो है एक ऐसे इलेक्शन का इनेकाद करना चाहिए जिसमें तमाम लोग मुत्तफिक हो। और वैसे भी मैं सिर्फ एक आपकी तवज्जो और आपके जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए भी 70s के इलेक्शन ही ऐसे इंडिपेंडेंट थे, ट्रांसपेरेंट थे, जिसको लोग कहते थे कि यार बहुत ही एक ऐसा इलेक्शन था। उसके बाद हर इलेक्शन पे उंगलियां उठती रही हैं, हर इलेक्शन पर लोग कहते रहे हैं कि ये जरा, लेकिन बात जायज है कि बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि इलेक्शन में तमाम को हिस्सा लेना, सबको मिलना चाहिए। लेकिन ये है कि उस इलेक्शन से पहले भी इलेक्टेबल्स की हंटिंग और शिकार शुरू है। जिनके हाथ में जो आता है वो कहते हैं ये बिल्कुल ठीक है, उनके हाथ में वो नहीं आता है, दूसरा शिकार ज्यादा कर लेता है, वो कहते हैं वो ठीक गलत है। इससे भी जरा ऊपर जाना चाहिए। जी सही। तो अब शर्मिला साहब, वो आपकी बात अधूरी रह गई थी, वो अपनी बात भी मुकम्मल कर लीजिएगा। और फिर ये इलेक्शन के नताइज, जाहिर है जब तक एक शफाफ निज़ाम नहीं होगा और उस निज़ाम के तहत इलेक्शन नहीं होंगे, वो इलेक्शन से पहले के 3 माह हो, वो इलेक्शन डे की सिचुएशन हो, तो फिर कैसे कोई सियासी जमात उसको तस्लीम करेगी? देखिए जी, परबाज साहब, क्या आप अपने दिल पे हाथ रखिए कह सकते हैं कि क्या पीपल्स पार्टी को और पीटीआई को लेवल पे? जी शर्मिला साहब, आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है, आपको आवाज आ रही है? जी 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 जी, आपकी बात अधूरी रह गई। देखिए अरबाब साहब, जी जी मैं आपसे ये कह रही हूँ कि क्या आप ये हकीकतन कह सकते हैं कि जो फेवर और जो स्पेशल ट्रीटमेंट पीएमएलएन को इस वक्त दी जा रही है, क्या वही स्पेशल फेवर पीपल्स पार्टी और पीटीआई को दी जा रही है? वुडंट यू एग्री विथ मी कि जिस तरीके से एक स्टेट प्रोटोकॉल मियां साहब को दिया जा रहा है, जिस तरीके से वो मूव कर रहे हैं, जिस तरीके से आए, जिस तरीके से उनकी अपीलें बहाल हुई, जिस तरीके से उनकी सजा मुअत्तल हुई, ये पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा के साथ नहीं किया जा रहा। बल्कि रहनुमा तो छोड़ें, क्या यही ट्रीटमेंट राजा परवेज अशरफ को दी जा रही है, या शायद खाकान अब्बासी को दी जा रही है, या गिलानी साहब को दी जा रही है? और जिस तरीके से गवर्नर हाउस पंजाब के अंदर पीएमएलएन के इजलास हो रहे हैं, क्या पीपल्स पार्टी को भी दावत दी गई है कि वो वहां पर आके इजलास करें, और पीटीआई को भी दावत दें कि वहां जाके इजलास करें? नहीं ना। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं हुई। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का प्री रिक्विजिट है लेवल प्लेइंग फील्ड। जाहिर बात है, अगर किसी को जरूरत से ज्यादा फेवर दी जाएगी तो फिर ये शिकायत तो सामने आएगी, और ये जायज भी है कि कहीं ना कहीं ये प्री पोल रिगिंग है। और अगर प्री पोल रिगिंग होती है तो जो हकीकी नुमाइंदे हैं अवाम के, वो नहीं चुने जा रहे। सही। वोट को इज्जत दो का नारा पीएमएलएन का पिछले 4 साल से था, अब वो नारा मुझे कहीं नहीं सुनाई देता। ठीक है, मैं ढूंढती हूँ उनके जलसे जुलूसों के अंदर, उनकी टीवी शोज में वगैरह। पहले तो ये रोज दिन में 10 दफा ही नारा लगता था, अब तो वो बात ही नहीं की जाती। वो उनका पार्टी तराना भी इसी नारे की बुनियाद पर था और वो उसी से शुरू होता था। Exactly. अब वो तरफ उनका बयानिया मुड़ चुका है, अब देखते हैं कि आने वाले दिनों लेकिन में क्या हालात जब आप आके बनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। शर्मिला फारूकी साहबा, शहजादा जुल्फिकार साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अब भारत के लिए क्या आने वाले दिनों में मुश्किलात बढ़ सकती हैं, क्या फैटफ की ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में भारत जा सकता है, फैटफ इतनी बड़ी कार्रवाई करेगा या नहीं, किस बुनियाद पर यह बात कही जा रही है। एक ब्रेक के बाद इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अपनी एक टीम भारत भेजी है, और क्यों भेजी है? चूंकि वहां से गैर कानूनी और गैर इंसानी कार्रवाइयों की खबरें सामने आई पिछले 2009 से 2018 तक, यानी 2023 तक, यानी कोई
10 सालों में जो फिगर सामने आया है मनी लॉन्ड्रिंग का वो है 674.9 अरब, जो कि और ये डॉलर में ये खरबों रुपए बनता है। इतनी भारी मिकदार में ये मनी लॉन्ड्रिंग की गई। 2002 के बाद से अगर पिछले 21-22 साल का जायजा लिया जाए तो भारत असलहा खरीदने वाला सबसे बड़ा मुल्क कंसीडर होता है। और ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आ रहे हैं, जिस तरह से ये पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, भारत एक बड़ा मरकज़ इस वक्त पिछले 20 सालों में, और कई दहाइयों से सिलसिला चलता चला आ रहा है, लेकिन पिछले तकरीबन 20 सालों में सबसे बड़ा मरकज़ है भारत मनी लॉन्ड्रिंग का। अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के रेडार पर बिलाखिर भारत आया है। ये टीम जो भारत गई है अब ये पूरी सूरत हाल का जायजा लेगी और क्या इसकी तजावीज़ पर, क्या इसकी सिफारिशात पर भारत को ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है। क्या फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इतना बड़ा कदम उठा सकती है या नहीं, क्योंकि अब दुनिया के सामने भारत का चेहरा एक्सपोज हो चुका है। इस पर गुफ्तगू करते हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब माहिर कौमी सलामती उमूर के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये इस वक्त जो FATF की टीम भारत गई है, ये क्या आप समझते हैं इसके पास इतना मैंडेट होगा कि ये जो इन्वेस्टिगेट करे और फिर इसकी जो सजेशंस हों या जो सिफारिशात हों उसमें जो वहाँ के ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनको सामने रखते हुए क्या हम भारत को आने वाले दिनों में किसी ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट का हिस्सा बनते देख सकते हैं? बहुत अहम सवाल है आपका, बहुत शुक्रिया आपने दावत दी। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको याद होगा कि पाकिस्तान इसी प्रोसेस से गुजरा है और बहुत कामयाबी के साथ उसने FATF के तमाम बहुत एक्सटेंसिव रिव्यू को न सिर्फ उसमें कोऑपरेट किया बल्कि तमाम सवालों के जवाब दिए और बैनुल-अक़वामी बरादरी को और FATF को भारत के इस पे असरअंदाज होने की तमाम तर कोशिशों के बावजूद मुतमईन किया कि जो 4 बड़े खतरे हैं आलमी सलामती को माशी एतबार से, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग एक है, दूसरा टेरर फाइनेंसिंग है, तीसरा WMD प्रोलिफरेशन है और चौथा आपकी मजमूई तौर पे जो ब्लैक इकॉनमी है। तो इन चारों के एतबार से हमने उनको मुतमईन किया, जिसकी वजह से हम बहुस्न खूबी जो है ग्रे लिस्ट से निकल गए। अब यही प्रोसेस जो है वो भारत को उस प्रोसेस से गुजरना है। और पहले मैं ये बताता चलूँ कि ये प्रोसेस शायद पहले हो जाता, लेकिन भारत ने बहाना बनाया कोविड की वजह से ये प्रोसेस थोड़ा सा डिले हुआ है, जिससे ये बात भी साबित होती है कि भारत अवॉइड और डिले करना चाह रहा था इस प्रोसेस को, क्योंकि उसको एहतमाल है कि जो हक़ाइक़ सामने आएंगे वो उसके माशी निज़ाम में और आलमी सतह पे उसके लिए मसाइल पैदा कर सकते हैं। अब अगर हम भारत का तज्जिया करें इन्हीं मामलात का, तो ये चारों जो मामलात हैं, टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, WMD प्रोलिफरेशन और ब्लैक इकॉनमी जनरली तौर पे, उसके हवाले से मैं समझता हूँ शवाहिद और सबूत ऑलरेडी बैनुल-अक़वामी बरादरी के सामने मौजूद हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर हकीकत पसंदाना अंदाज में, जामिया अंदाज में, ऑब्जेक्टिवली ये प्रोसेस FATF कंप्लीट और कंडक्ट करेगा, तो ये मुमकिन नहीं है कि जो इन हक़ाइक़ हैं उनको इग्नोर कर किया जाए और साथ ही साथ वो ये पूरा प्रोसेस और ये इदारा जो है अपनी क्रेडिबिलिटी भी बरकरार रख सके। तो मोहम्मद अली साहब, ये क्या FATF की रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें जब साबित हो जाती हैं, मंजर आम पर आ जाती हैं, तो इस रिपोर्ट की रोशनी में क्या FATF खुद अपने अंदर एज बॉडी इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो फिर बड़ी ताकतें अगर नहीं चाहती कि भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई हो तो उनके अगेंस्ट जाकर ये कार्रवाई कर सके? चूँकि अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो तो जो हुकूमत है इस वक्त, हुकूमती जमात है, उसकी चंद शख्सियात की ज़ेर सरपरस्ती है पूरी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, पूरी टेरर फाइनेंसिंग हो रही है। तो यहाँ तो शायद चीज़ें बिल्कुल सामने हैं, उनको कोई साबित करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक्शन लेने का वक्त है, ये एक्शन लिया जा सकेगा इंडिपेंडेंट? देखिए, मैं प्रोफेशनली बताऊं कि FATF की जो टीम है वो चूंकि बुनियादी तौर पे ऑडिट करती है, यानी कि वो ऑडिट ऑब्जेक्शंस आइडेंटिफाई करती है कि क्या वहाँ पे टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, WMD प्रोलिफरेशन हो रही है। अगर उनके सामने इसके हक़ाइक़ दस्तावेजी तौर पे सामने आते हैं तो उनकी ये प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको रिपोर्ट करें और इसकी बेसिस पे जो आलमी ताकतें हैं वो अपनी जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें भारत के हवाले से एक पॉलिसी को रिव्यू करें, ताकि जो देखें अगर उसको ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में लाया जाता है भारत को, तो जो ऑब्वियसली इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके हवाले से जो फैसिलिटेशन है, एक्सेस है, वो उसमें एक मेजर तब्दीली आ सकती है। भारत के हवाले से जो है
रिक्वायरमेंट्स भी उसकी रिपोर्टिंग की बढ़ सकती हैं, और जो भारत की मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और एक्सपोर्ट्स हैं, उसकी मार्केट एक्सेस और फाइनेंशियल सपोर्ट, इन तमाम मामलात पे की जो कीमत है, जो कॉस्ट है, वो बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ सकती है। तो मैं जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की, इस पूरे प्रोसेस का मैं समझता हूं, और इस इदारे की अपनी क्रेडिबिलिटी इस पे डिपेंड करती है। जिस तरह आपने भी कहा कि इन शवाहिद और हकायक की बेसिस पे वो एक जामिया रिपोर्ट मुरतब करते हैं, और अगर उसके मुताबिक भारत को ग्रे या ब्लैक लिस्ट में नहीं लाया जाता, तो मैं समझता हूँ ये पूरा प्रोसेस जिससे पाकिस्तान भी गुजरता रहा है और भी दुनिया के 25-30 ममालिक गुजरते रहे हैं, उनके लिए भी ये लम्हा फिक्रिया होगा कि भाई हम क्यों इससे इतने जवाब दें और इतने इंक्लूसिवली, इतने गुड बिहेवियर का मुजाहरा करें और इतनी रिपोर्ट्स दें, जबकि एक अकरबा परवरी हो रही है और भारत के जो हकायक हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है। और मोहम्मद अली साहब, जो ऑफिशियल लेवल पे गवर्नमेंट की सतह पर जो जिस तरह भारत ने दूसरे ममालिक में ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की, पाकिस्तान में तो अनगिनत करता रहता है। जिस तरह अभी हमने कतर वाला वाक़या देखा, जिस तरह हमने कनाडा में वो सूरत हाल देखी हरदीप सिंह के कत्ल की, तो वहाँ की हुकूमत बराह रास्त भारत का नाम ले रही है। अब उसमें जो रिसोर्सेज इस्तेमाल हुए हैं वो भी फिर टेरर फाइनेंसिंग की मद में आते हैं, वो उसी जुमरे में आते हैं। जब ये इन्वेस्टिगेशन होगी तो उन सारे मामलात को भी खोला जाएगा। जी बिल्कुल, मैं मुख्तसरन जो 3 अहम तरीन पहलू हैं उस प्रोसेस से, चूंकि मैं थोड़ा सा मुंसलिक भी रहा हूँ, तो आपसे शेयर कर लेता हूँ। पहली बात यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग, जिसका आपने सबसे पहले हवाला दिया। देखिए, तकरीबन 5% जो भारत का GDP बनता है, आपने फिगर भी बताई, 674.9 अरब डॉलर। मतलब आप सोचें कि पाकिस्तान की जो मजमूई साल की एक्सपोर्ट्स है उससे तकरीबन ये 20 गुना बड़ी खतीर रकम है। तो इतनी बड़े पैमाने पे अगर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो इसका मतलब है कि वहाँ ब्लैक इकोनॉमी, क्राइम, टेररिज्म का एक बहुत बड़ा नेक्सस सरकारी सरपरस्ती और इजाजत और मर्जी से एग्जिस्ट करता है, जिसको इग्नोर फैटफ नहीं कर सकता। पहली बात। दूसरी बात ये कि जो टेरर फाइनेंसिंग है वो एक बहुत मेजर इशू है। उसमें उसका सबसे बड़ी बात और सबूत ये है कि जो बीजेपी की हुकूमत है वो खुद सरकारी सरपरस्ती में बजरंग दल है, RSS है, उसमें बहुत सारे मिलिटेंट्स और दहशतगर्दों को ट्रेनिंग देती है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, और अपने मुल्क के अंदर भी माइनॉरिटीज के खिलाफ दहशतगर्दी की सरपरस्ती करती है। और जो तीसरा पहलू, जिस तरह आपने भी हवाला दिया, जो दीगर ममालिक हैं, चाहे पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, अफगानिस्तान हो, वहाँ पे इन तंजीमों की जो सपोर्ट है, उसका अगर मनी ट्रेल के एविडेंस के सामने आते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी एक मेजर फैक्टर होगा इस रिपोर्ट में। और तीसरा और सबसे तशवीशनाक पहलू जो है, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, वो WMD प्रोलिफरेशन है। उससे मुराद ये है कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यानी कि न्यूक्लियर, केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन्स, या उसमें इस्तेमाल होने वाले जो मटीरियल या टेक्नोलॉजी है, अगर उसका नेक्सस भी इस ब्लैक मार्केट इकोनॉमी और ग्रे इकोनॉमी और फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ता है, तो फिर एक ये बहुत ही तशवीशनाक मामला सामने आता है। क्योंकि आप जानते हैं पिछले चंद सालों में भारत में बहुत सारे ऐसे वाकयात रिपोर्ट हुए जिसमें उनका न्यूक्लियर मटीरियल और फिसाइल मटीरियल जो है वो खुले बंदों मार्केट्स में कबाड़िए के पास अवेलेबल था और बेचा जा रहा था ब्लैक मार्केट से। तो ये मामलात मैं समझता हूँ फैटफ की जिम्मेदारी है कि वो इन हकायक को बिल्कुल गैर जानिबदाराना और सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर सामने लाए, और ताकि इसमें ना सिर्फ ये कि ये एक आलमी सलामती और फाइनेंशियल सिस्टम की क्रेडिबिलिटी के लिए ज़रूरी है, बल्कि ये भी इंश्योर किया जाए कि ये जो खतरात हैं दहशतगर्दी के, WMD प्रोलिफरेशन के या मनी लॉन्ड्रिंग के, इसके हवाले से वो खुद अपनी जिम्मेदारी भी पूरी करें, ताकि खुद इस इदारे और इस प्रोसेस के ऊपर पूरी दुनिया का एतमाद और ट्रस्ट बरकरार रह सके। और मोहम्मद अली साहब, फिर ये इन हकाइक की रोशनी में, इनकी बुनियाद पर जो सैंक्शंस लगाई जाएंगी भारत पर, वो किस नौयत की हो सकती हैं? जो प्रपोज की जाएंगी वो किस नौयत की हो सकती हैं फिर? और जो भारत की इस वक्त एक्सपेंड होती इकोनॉमी है, उसको किस हद तक इससे डेंट लगेगा? देखिए, सबसे बड़ा जो डेंट लगेगा वो ये लगेगा कि भारत की जो साख है, जो इमेज है इंटरनेशनल, वो उसकी, देखिए माशी निज़ाम में साख इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपकी क्रेडिबिलिटी जो है मुतासर होती है,
तो आप ना लोन ले सकते हैं, ना फाइनेंसिंग कर सकते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट का और में कमी आती है। और उसमें सिर्फ ये नहीं है, और उसके साथ ही साथ आप देखें जो इंश्योरेंस के रेट्स बढ़ जाते हैं, आपको एक्सेस टू टेक्नोलॉजी वगैरह पे है, मार्केट एक्सेस पे फर्क पड़ता है, एक्सपोर्ट मार्केट के हवाले से इस पे असर पड़ता है, फाइनेंशियल रेगुलेशंस में इजाफा हो जाता है। तो मैं समझता हूँ माशी एतबार से भारत की मुश्किलात में बहुत इजाफा हो सकता है अगर उसको ग्रे या ब्लैक की जो रिपोर्ट होगी बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि इसकी बुनियाद पर भारत के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है और क्या कार्रवाई उसके खिलाफ प्रपोज की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब, माहिर कौमी सलामती उमूर, हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से फिलहाल इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।